Now our today's topic is social agencies and remedial measures. First है rights of a woman. The Department of Women and Child Development created in 1985. वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी कब बनी थी 1985 में, और इसने कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए थे फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन. ठीक है, तो सबसे पहले हम वुमेन वेलफेयर का पढ़ेंगे. वुमेन्स के लिए इन्होंने क्या क्या किया था. देन द सोशल, फर्स्ट इज सोशल लेजिस्लेशन. सोशल क्या लॉज बनाए थे. कंपेयर टू अदर रिलीजन, हिंदू वुमेन सफर्ड फ्रॉम मैनी लीगल डिसेबिलिटीज. ठीक है, मतलब पहले क्या था, जो वुमेन्स थी उनको काफ़ी डिसेबिलिटीज से गुजरना पड़ता था. डिसेबिलिटीज मतलब मेंटल सफरिंग से गुजरना पड़ता था. बट जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद वुमेन की पोजीशन चेंज हो गई, तो उसमें वुमेन्स को भी कुछ राइट्स दिए गए, जैसे कि इक्वल ऑफ राइट टू वुमेन विथ मैन, है ना. इक्वल राइट, जैसे मैन के राइट्स हैं वैसे ही वुमेन के राइट्स हैं. तो राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड, है ना. क्या राइट है वुमेन का, शी कैन वोट और वो इलेक्ट भी हो सकती है एज अ मेंबर. देन द पंचायती राज बॉडी सीट आर रिजर्व. जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें भी वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं. तो 72nd और 73rd अमेंडमेंट बिल डीलिंग हैव प्रोवाइडेड 30% रिजर्वेशन सीट फॉर द वुमेन. तो इसके अकॉर्डिंग जो 30% सीट है दे आर रिजर्व फॉर द वुमेन. तो इसमें कुछ एक्ट्स बनाए गए थे. इंडियन जो लेजिस्लेशन था उसमें वुमेन्स के लिए क्या क्या एक्ट बने थे. द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द डाइवोर्स एक्ट, द हिंदू गार्डियनशिप एक्ट 1956, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, द डाउरी Prohibition Act 1961, Maternity Benefit Act 1961, the Factories Amendment Act 1976, the Equal Remuneration Act 1976. इक्वल रिन्यूमरेशन का मतलब होता है सैलरी की, इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी दी जाए. तो दीज सोशल, ये जो एक्ट थे, दीज हैव रिमूव द सेवरल डिसेबिलिटी ऑफ द वुमेन. जो मेंटल सफरिंग थी वुमेन की वो काफ़ी हद तक इनसे कम हो गई. आफ्टर दैट सेकेंड इज एजुकेशनल प्रोग्राम. तो वुमेन के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाए थे. तो लैक ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन अ ग्रेट हिंड्रेंस टू द वुमेन प्रोग्रेस, है ना. जो अनएजुकेटेड वुमेन थी, है ना, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन वुमेन के लिए एक काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी थी वुमेन की प्रोग्रेस में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया टू द एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट, है ना. जहाँ पे जो वुमेन की लिटरेसी रेट था वो कम था, वैसी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया ताकि वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस बना पाएँ एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन. सिर्फ वुमेन्स के लिए ही, गर्ल्स के लिए ही वहाँ पे मतलब अलग से स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएं. तो लोन्स एंड ग्रांट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन हॉस्टल बिल्डिंग. तो उसके लिए कुछ लोन्स लो इंटरेस्ट पे सैंक्शन किए गए, ग्रांट्स दिया गया, एड दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएं. SC एंड ST गर्ल रिसीव हायर रेट ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एज कम्पेयर टू बॉयज़, है ना. तो मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप लगती है SC ST गर्ल्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप दी गई बॉयज़ के कंपैरिजन में. आफ्टर दैट अडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाए गए वुमेन्स के लिए स्पेशली टू प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताने के लिए. द करिकुलम ऑल्सो इंक्लूड स्किल, है ना. तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी, कुछ वोकेशनल एक्टिविटीज़, ताकि वुमेन्स की स्किल इम्प्रूव हो, तो वो एक्टिविटीज़ भी करवाई गई, जैसे कि टीचिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, नीटिंग एक्सेट्रा. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ लॉन्च्ड फंक्शनली लिटरेसी प्रोग्राम फॉर अडल्ट
women. The Central Social Welfare Board give grant to voluntary organization for women education. तो जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था इसने भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को एड दिया, ग्रांट दिया, पैसा दिया, मतलब ताकि वुमेन को एजुकेट कर पाए. ठीक है, तो जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था. थर्ड वन इज, फर्स्ट था social legislation act, second is educational program, then third one is employment and income generating program. The government is giving greater attention to the training of women in vocational courses. है ना कि वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, उनको इनकम मिले, तो उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम चलाए गए. तो गवर्नमेंट ने वुमेन पॉलिटेक्निकल्स कॉलेजेस खोले जिसमें कि सिर्फ फीमेल्स ही ट्रेनिंग ले सकती थी. ठीक है, फिर किस बारे में ट्रेनिंग ले सकती थी? रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट, हैंडलूम, वीविंग, फूड प्रिजर्वेशन एंड टाइपिंग और स्टीनियोग्राफी एक्सेट्रा. ना जो कि जैसे पॉलिटेक्निक्स हैं उसमें जो जो ट्रेड्स होते हैं वो सारे वुमेन वेलफेयर के लिए खोले गए. The various trade in which training is important are electronics, watch assembly and repair, computer programming, printing, binding, handloom, weaving and handicraft, weaving, spinning and toy making. तो ये जो सारे ट्रेड्स थे ये पॉलीटेक्निकल्स में वुमेन वेलफेयर के लिए खोले गए. दिस प्रोग्राम इज implemented through public sector, undertaking corporations, ऑटोनॉमस बॉडी, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. है ना, तो ये जो प्रोग्राम थे ये किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट किए गए, अप्लाई किए गए? आइदर बाय पब्लिक सेक्टर, है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसने भी कुछ हेल्प की, कॉर्पोरेशंस जो थी, जो बिजनेसमैन्स थे उन्होंने हेल्प की, ऑटोनॉमस बॉडीज जो थी, ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कंबाइन होके इन्होंने जो सारे ये ऑर्गेनाइजेशंस थी दे हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. सो द रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन इन डिस्ट्रेस, है ना, अब जो वुमेन डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है ना, एंजाइटी में है, तो उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की गई. अ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1977 टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिडेंशियल केयर सो दैट वुमेन इन डिस्ट्रेस, तो जो वुमेन डिस्ट्रेस में है उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग विद एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिडेंशियल केयर भी उसको प्रोवाइड की गई, मतलब रेजिडेंस भी उसको प्रोवाइड किया गया. ठीक है, डिस्ट्रेस सच इज कौन कौन डिस्ट्रेस में हो सकता है? जैसे कि यंग एंड ओल्ड विडोज, ठीक है, ये अनमैरिड मदर, है ना, जो कि अनमैरिड ही प्रेग्नेंट हो गई, विक्टिम ऑफ किडनैपिंग, जो किडनैप हुआ, डेजर्टेड वुमेन का मतलब होता है जो कि घर से निकाल दी गई हो, जैसे किसी के हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया, दैट इज डेजर्टेड वुमेन. कुड बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो ऐसी जो वुमेन्स थी, जैसे कि जो ओल्ड विडो, काफ़ी टाइम से जो विडोज थी या अनमैरिड मदर बन गई हैं, जिनका किडनैप हुआ है, डेजर्टेड वुमेन है, तो ऐसी वुमेन्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना था. ठीक है, तो पहले उनको रिहेबिलिटेट करना था, आफ्टर दैट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी थी, और फिर उसके बाद रेजिडेंशियल केयर, मतलब उनको रहने के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी. तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, डेयरिंग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वाज फॉर्मुलाइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 7th 5-year प्लान. तो ये जब 7th 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे ये सारे सेक्टर्स में वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए देखा गया था. देन नेक्स्ट इज डी इज हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन. ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन. तो अब वोकेशनल ट्रेनिंग वुमेन को मिल गई तो उसके बाद वो क्या करेंगी, एम्प्लॉयमेंट करेंगी, तो उनको हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी. तो वन ऑफ द मेन डिफिकल्टी फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन इज लैक ऑफ सुटेबल एकोमोडेशन इन अ हेल्दी और होलसम एनवायरनमेंट. है ना, कि जो वर्किंग वुमेन है उसको अच्छे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट में एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं हो पाता था.
ठीक है, जो वोमेन्स बाहर काम करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्किंग वोमेन के लिए भी हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सेंट्रल स्कीम ऑफ असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग फॉर वर्किंग वुमेन वाज स्टार्टेड इन 1972। ठीक है, ये एक सेंट्रल स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, और इसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग वोमेन थी उनके लिए हॉस्टल बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में। द स्कोप ऑफ स्कीम वॉज वाइडन्ड इन 1980 बाय इंक्लूडिंग अ प्रोविजन फॉर डे केयर सेंटर फॉर द चिल्ड्रन। तो जैसे जो वर्किंग वोमेन थी उनके जो बच्चे थे उनके लिए भी डे केयर सेंटर्स बनाया गया उसके साथ में। ये स्कीम 1980 में स्टार्ट हुई थी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, जो लैंड की 50% जो कॉस्ट थी और जो कंस्ट्रक्शन की 75% जो कॉस्ट थी हॉस्टल के लिए, ठीक है, तो इट इज गिवन टू द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। तो एक जो हॉस्टल था दैट इज फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 लाख, है ना, कि जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे एक वुमेन हॉस्टल बनाया जाए, ये फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। बट जो जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी वहाँ पे ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि उस एरिया में पॉपुलेशन कम थी। An advisory committee on working women hostel has been set up under the chairmanship of Ministry of State of Women and Child Development to review the functioning of the program। तो ये जो प्रोग्राम था जैसे हॉस्टल बनाने का, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई जो कि इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को ऑब्जर्व करती थी। एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन द मेयर फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन, और गवर्नमेंट को भी एडवाइसेस देती थी कि इस प्रोग्राम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कैसे इस प्रोग्राम को बढ़ाया जा सकता है। द डिपार्टमेंट ऑल्सो गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पढ़ा, ठीक है, तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, ग्रांट दिया था, एंड रनिंग शॉर्ट stay home to protect and rehabilitate these women। हाँ जी, after that appointment of commission and committees, तो government of India in order to study the problem of women and invite suggestion and recommendation for their solution, है ना। तो जो भी वुमेन्स को प्रॉब्लम आती हैं या उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उसमें कुछ सजेशन करना है, उसमें कुछ न्यू चीज़ें करनी है, तो उसके लिए ये कमेटी और कमीशन बनाया गया वुमेन वेलफेयर के लिए। फॉर वुमेन वेलफेयर हैज़ बीन अपॉइंटिंग वेरियस कमेटी एंड कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एक्सेप्टिंग देयर रिकमेंडेशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, है ना। तो उसके लिए वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई, कुछ कमीशन बनाई गई, और उनकी जो भी रिकमेंडेशंस थी, है ना, जो वो मॉडिफिकेशन करना चाहते थे उनको भी एक्सेप्ट किया गया। तो क्या क्या कमेटीज थी? नेशनल कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 1974, नेशनल एक्सपर्ट कमेटी on women prisoner 1986, national committee on women 1980, and national commission on self employment women and women in the informal sector 1987। तो ये कमेटीज बनाई गई थी जो वुमेन की प्रॉब्लम्स को असेस करेंगी और उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन देंगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट आर द चिल्ड्रन वेलफेयर में क्या है? चिल्ड्रन 40% जो पॉपुलेशन है इंडिया की दैट इज चिल्ड्रन। तो नियरली जो 40%, फिर 40% में भी जैसे 100% अगर ले, है ना, तो 100 में से जो 40% चिल्ड्रन है दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, या तो उनकी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कम न्यूट्रिशन मिलता है, अब नॉर्मल न्यूट्रिशन मिलता है ना, कम या तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो अबाउट 1 लाख स्कम्बलिंग टू इट एवरी मंथ। तो हर एक महीने जो 1 लाख जो बच्चे हैं दे आर एटलीस्ट डाइड और दे आर ड्यू टू severely ill ड्यू टू दिस माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो इंडिया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज 32 per 1000, है ना। जो इंडिया में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट, ठीक है, जो इन्फेंट डेथ रेट है वो है 1000 बच्चों में 32
उनकी डेथ हो जाती है। तो फॉर एवरी 7 चिल्ड्रन बॉर्न, तो जहाँ पे 7 बच्चों का बर्थ होता है, एक की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, 5 साल से पहले ही एक की डेथ हो जाएगी। तो ये मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो 9 आउट ऑफ एवरी 1000 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम रोमैटिक हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, है ना। 1000 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जो रोमैटिक हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू न्यूट्रिशनल अनीमिया, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल अनीमिया है। इट इज़ ड्यू टू द आइदर आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। एंड द 100 ऑफ चिल्ड्रन आर किडनैप्ड एवरी ईयर एंड मैनी ऑफ देम आर सोल्ड फॉर फोर्स्ड इनटू द बैगरी। और मतलब 100 एटलीस्ट हर एक साल मिनिमम 100 बच्चों को किडनैप किया जाता है और उनको खरीदा जाता है, उनको फोर्स्ड बैगरी, भीख वगैरह मांगने के लिए उनको खरीद लिया जाता है। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बच्चों के लिए कुछ प्रोविजन किया है, कुछ लॉज बनाए हैं। तो इट इंक्लूड आर्टिकल 25 विच ले डाउन दैट नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन हैजार्डस नेचर, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, ना तो किसी फैक्ट्री में, ना माइन में, ना किसी हैजार्डस सरफेस में। आर्टिकल 39 है ना, मतलब जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए है ये, कि बच्चे को कोई काम ना करवाया जाए। 14 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसको कहीं पे कोई काम ना करवाया जाए। तो आर्टिकल 39 रिक्वायर द स्टेट टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, है ना, कि बच्चे जो हैं, जो जैसे परिवार का अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो छोटा बच्चा है उसको फोर्स किया जा रहा है कुछ काम करने के लिए, कुछ स्किल्ड वर्क करने के लिए, तो वो चीज़ें फोर्स उसको ना करवाया जाए ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी, कि उनको पैसे की जरूरत है और बच्चे को फोर्स करवाया जा रहा है ना। टू एंटर वोकेशन अनसूटेड टू देयर एज एंड स्ट्रेंथ, है ना। तो ऐसे वोकेशन में, ऐसे स्किल में उसको ना फोर्स किया जाए काम करने के लिए जो उसकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, ना तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी के लिए जो ठीक नहीं है। After that, Article 45 require the state to endeavour to provide free and compulsory education to all children up to the age of 14 year, है ना। Article 45 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, they should try hard, endeavour का मतलब होता है they are hardly, they should try hard to provide फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 14 साल तक के बच्चे को, है ना। कंपल्सरी मतलब हर एक जो 14 साल तक का बच्चा है, द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और भी बच्चों की वेलफेयर के लिए एक्ट बने थे, जैसे कि द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, वुमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन लाइसेंसिंग एक्ट 1960, स्टेट चिल्ड्रन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, द माइन एक्ट ऑफ 1952, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। आफ्टर दैट ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम, दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 2 1975, 1 मार्क्स में आ सकता है, अक्टूबर 2 1975 में इंट्रोड्यूस हुई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, है ना। 6 साल से जो छोटा बच्चा है उसका न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना था। और इट हेल्प टू ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इससे अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी हेल्थ स्टेटस चेक होता रहेगा, तो वो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सोशली हेल्दी होगा, है ना। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, ठीक है, डेथ रेट और डिजीज रेट को कम करना था। रिडक्शन इन नंबर ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट, है ना। जो माल न्यूट्रिशन में जो बच्चा है क्या है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वैसे नंबर को डिक्रीज करना था, क्योंकि इस स्कीम के अंडर कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं विच हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड। और जो स्कूल ड्रॉप आउट था, कि बच्चे क्या करते थे, स्कूल से बंक मारते थे, वो चीज़ें भी कम करना था। तो टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड implementation among the various departments to promote child development.
तो ये जो स्कीम थी ये मेनली किसके लिए थी? 6 साल से जो छोटा बच्चा है उसके लिए, एक्सपेक्टेंट मदर, एंटीनेटल मदर के लिए, नर्सिंग मदर हो गया जो ब्रेस्ट फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीड जो करवाती है ना, लैक्टेटिंग मदर जिसको बोलते हैं, उसके लिए, और द वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लेते हैं दैट इज फ्रॉम 15 to 44 ईयर ऑफ एज। तो इट एम एट डिलीवरी ऑफ पैकेज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इसके थ्रू जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती थी, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि आंगनवाड़ी इसके थ्रू करवाई जाती है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसको बोलते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन, और न्यूट्रिशन एजुकेशन टू ऑल वोमेन, ठीक है, न्यूट्रिशन जो भी वोमेन है उनको भी एजुकेट किया जाएगा न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये सारी फैसिलिटीज इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं। द फोकस पॉइंट टू प्रोवाइड एन आंगनवाड़ी इन एवरी विलेज और द वार्ड ऑफ एन अर्बन स्लम एरिया। तो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड होनी थी ये किसके थ्रू प्रोवाइड होनी थी? आंगनवाड़ी के थ्रू, ठीक है, जो भी आंगनवाड़ीज थी उनके थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना था। आफ्टर दैट अदर प्रोग्राम, द वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर आर डे केयर सेंटर फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग और द एलिंग वोमेन, है ना, जो मदर काम करती हैं तो उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर जहाँ पे उनको दिन में देखा जाएगा, एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, आनंद पैटर्न इंटीग्रेटेड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रन डे, मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, है ना, जो स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे, जो 5th से छोटे बच्चे हैं तो उनको मिड डे मील प्रोवाइड करना, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू मास मीडिया एजेंसी, है ना, पब्लिक को अवेयर करना किसके थ्रू? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स के थ्रू एजुकेट करना। और क्या क्या था बच्चों के लिए? और चाइल्ड पार्क बनाए गए, पेंटिंग कंपटीशन, कल्चरल प्रोग्राम, चिल्ड्रन पब्लिकेशन, चिल्ड्रन लाइब्रेरीज, बाल भवन्स, डॉल म्यूजियम, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट एंड चिल्ड्रन फेयर etc. These are also for the children. After that next is elderly. एल्डरली नॉर्मली किसको बोलते हैं? जो ओल्ड एज पर्सन होता है ना, जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एल्डरली. द पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड पीपल ऑफ 60+ एज इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 60 मिलियन इन इंडिया. जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 60 मिलियन से ज़्यादा है इंडिया में, है ना. मोस्ट ऑफ एल्डरली पीपल आर इन विलेजेस. ज़्यादातर जो ओल्ड एज पर्सन है वो विलेजेस में रहते हैं. एंड वंस द एल्डरली पीपल कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यू टू ट्रेडिशनल नॉर्म, है ना. पहले क्या था, जो ओल्ड एज पर्सन थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, ट्रेडिशनल जो लॉज थे, वैल्यूज़ थी, उनकी वजह से, है ना, सोसाइटी में. बट अभी जो सिचुएशन है वो क्या होगी? चेंज होगी. पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो जो एल्डर फैमिली में प्रेजेंट होता था उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी. बट अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली है तो उस वजह से क्या है, ओल्डर की रिस्पेक्ट कम होगी है. देयर विल बी अ generation gap. So because of disintegration of joint family system and recent changes in social value, social structure, economy resulting from industrialization, urbanization and impact of western culture. तो इन चीज़ों की वजह से urbanization है, industrialization है, social जो चेंज आ रहा है ना, तो उस वजह से क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली की. जो जॉइंट फैमिली है वो क्या होगी? डिवाइड होगी है, न्यूक्लियर बन गई है. आफ्टर दैट दिस एल्डरली पीपल आर नाउ निग्लेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन. अभी जो बच्चे हैं वो अपने ओल्ड एज जो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जिस वजह से दे फील अनवांटेड. तो ये किस वजह से है? ड्यू टू अ जनरेशन गैप, है ना. द चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद देयर एल्डरली पेरेंट्स. जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज देयर इज अ जनरेशन गैप.
and consequently the aged now suffer from numerous financial, familial, social, economic और psychological problem. जिस वजह से जो older person है वो family problem उसको क्या है old age home में रख रहे हैं ना, social, economic, psychological problems face कर रहा है. तो government organization, तो the problem of aged can be mitigated by providing necessary welfare services to them by the way of, है ना. तो गवर्नमेंट ओल्ड एज पर्सन के लिए भी क्या है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, फ्री मेडिकल केयर, है ना. जो ओल्ड एज पर्सन है उसको मेडिकल केयर में कंसेशन मिलना, हाउसिंग फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज होम की फॉर्म में उनको हाउस प्रोवाइड करना, रिक्रिएशनल फैसिलिटी टू रिलेटिव देयर लोनलीनेस, है ना. उनकी लोनलीनेस को डिक्रीज करने के लिए कुछ रिक्रिएशनल या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करना. आफ्टर दैट द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्प एज इंडिया और एज केयर इंडिया. तो वी विल स्टडी वन बाय वन. हेल्प एज इंडिया क्या है? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1978 ऑन द पैटर्न ऑफ हेल्प द एज सोसाइटी इन द इंग्लैंड. तो ये 1978 में स्टार्ट हुआ था. जो एज सोसाइटी थी इंग्लैंड की उसने ये एस्टेब्लिश किया था. तो इंग्लैंड से मतलब ये चीज स्टार्ट हुई है. तो इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग नेशन वाइड फॉर एल्डरली पीपल केयर. अब ये क्या है, हर एक जो नेशन है उसमें ये चीज, ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशन वाइड इन चीजों के ऊपर काम कर रही है ना. हेल्प एज इंडिया के ऊपर काम कर रही है, मतलब हर एक जो कंट्री है वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जा रही हैं. इन इंडिया इट ऑपरेटेड थ्रू आउट द कंट्री विद अ नेटवर्क ऑफ 22 सेंटर्स इन मेजर सिटीज़. मेजर सिटी में 22 सेंटर्स बनाए गए हैं और इंडिया में इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है. तो ये वेरियस जो इवेंट्स है वो भी कंडक्ट करवाती है, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, डिबेट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मीट एक्सेट्रा. दिस इंक्लूड होम फॉर एज्ड, है ना. तो जो एज केयर इंडिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? होम फॉर एज ओल्ड एज होम आ जाएंगे, डे सेंटर्स, जिएट्रिक वार्ड्स आएंगे, ठीक है. जो जैसे कोई इल पर्सन है तो उसको उस वार्ड में रखा जाए. मोबाइल मेडिकेयर यूनिट, है ना, मोबाइल की जो मूवमेंट कर सकती है, मेडिकेयर यूनिट जिसमें जो मेडिकल टीम प्रेजेंट होगी और वो मोबाइल होगी. एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्लाइंड, एज्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड लेप्रोसी पेशेंट, केयर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट एंड कैटरैक्ट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. आफ्टर दैट एज केयर इंडिया, तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1980 में ये बनाया गया था. प्रोवाइडिंग एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल सर्विसेज, है ना. इसका मेन एम था एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, रिक्रिएशनल ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए ओल्ड एज पर्सन का, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल सर्विसेज प्रोवाइड करना. अरेंजिंग फॉर मेडिकल सर्विसेज, है ना, मेडिकल सर्विसेज के अरेंज करना एल्डरली के लिए. पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ताकि उनको थोड़ी इनकम मिल पाए. एंड ओल्ड एज पर्सन के लिए टूर ट्रिप ऑर्गेनाइज करना. कंडक्टिंग रिसर्च एंड स्टडी ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एज एंड अरेंजिंग स्टडी सर्कल, सेमिनार, रैलीज एक्सेट्रा. जो भी ओल्ड एज पर्सन की प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करना और सेमिनार, रैलीज बनाना. तो इट हैज़ 4 टाइप ऑफ मेंबर, दैट इज फाउंडर मेंबर, लाइफ मेंबर, एसोसिएट मेंबर्स और टेम्परेरी मेंबर्स. आफ्टर दैट ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम में क्या है? द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज, फिलेंट्रोपिक वेलफेयर एसोसिएशन और ओल्ड एल्डरली सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन हैव सेट अप होम फॉर द एल्डरली. तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, एसोसिएशंस हैं, इन्होंने ओल्ड एज होम बनाया एल्डरली के लिए. एट प्रेजेंट देयर आर ओनली सम 300 होम इन द कंट्री, मोस्टली इन अर्बन एरियाज. ज़्यादातर कहाँ है? अर्बन एरियाज में है.
तो these demand are now really off target considering the hardship the senior citizen face to on retiring on or they have no means of livelihood, है ना. जब जो ओल्ड एज पर्सन है रिटायर हो जाएगा तो उनको कुछ हार्ड सिचुएशन से गुजरना पड़ता है अपने लाइवलीहुड के लिए, एंड आर इग्नोर्ड बाय द यंगर लॉट इन देयर फैमिली, और जो यंगर पर्सन है वो उनको क्या करता है, इग्नोर करता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हैंडीकैप्ड. तो अ हैंडीकैप्ड पर्सन इज वन हु सफर फ्रॉम द लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ अ लिम्ब और डिफॉर्मिटी, LIMB आएगा यहाँ पे, और डिफॉर्मिटी इन फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी वेयर ड्यू टू नेचर, फाउल प्ले और अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्च्यून एक्सीडेंट, है ना. तो जो एक हैंडीकैप्ड पर्सन है वो फिजिकली भी हैंडीकैप्ड हो सकता है और मेंटली भी. मेंटली कौन होगा, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना, जिसका अर्निंग वाला कोई नहीं है, तो वैसा पर्सन मेंटली हैंडीकैप्ड है. ठीक है, तो वो किस वजह से होगा, अनफॉर्च्यून एक्सीडेंट, की उसकी लाइफ में एकदम से कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिस वजह से द पर्सन में बी आइदर फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड. तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि अबाउट 12 मिलियन इंडियन, अबाउट 1.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव एट लीस्ट वन डिसेबिलिटी और द अदर, है ना. 1.8% जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, आइदर फिजिकली मेंटली handicapped. तो about 10% of handicapped are having more than one type of physical disability. तो जो 10% जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उसको एक से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी है. तो इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एट कोलकाता. ये किसके लिए है, जो जिसको बोन्स की प्रॉब्लम है ना, बोन्स से जो हैंडीकैप्ड है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड है ना, जो ब्लाइंड है उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड एट सिकंदराबाद, है ना. मेंटली हैंडीकैप्ड मतलब जो मेंटली रिटार्डेड है, या अली यावार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड एट द बॉम्बे. तो दिस इंस्टीट्यूट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज टॉप ऑर्गेनाइजेशन for training of professional, production of education material and other aid for the handicap. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए एड मतलब प्रोस्थेसिस ये प्रोवाइड करते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट में भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं हैंडीकैप्ड के लिए. द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर स्टार्टेड द डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर स्कीम इन 1983 फॉर डिसेबल्ड पर्सन लिविंग इन द रूरल एरिया. द स्कीम प्रेडिक्ट कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, है ना. सबसे पहले जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल मतलब उसके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, और प्लेसमेंट सर्विसेज और उनको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम है. तो दिस डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑल्सो एनकरेज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कम्युनिटी अवेयरनेस, है ना. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं ये नॉन NGOs जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी एनकरेज करते हैं कि वो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोवाइड करवाएं, जो सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस प्रोवाइड करवाएं, हैंडीकैप्ड से रिगार्डिंग पेरेंटल काउंसलिंग करें, जो हैंडीकैप्ड के पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करें, और वोकेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि उनके स्किल डेवलप हों. तो अदर फैसिलिटी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, लोन आर अवेलेबल फ्रॉम बैंक एट कंसेशनल रेट, है ना. तो हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए बैंक से क्या है, कंसेशन पे लोन पास आउट हो जाता है. 3% ऑफ वैकेंसीज इन ग्रुप C और D, जो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट है उसमें 3% वैकेंसीज हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए रिजर्व्ड है. 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज
है ना, उनको 10 साल तक की एज की जो है रिलैक्सेशन दी जाए, एडवांटेज फॉर रिजर्वेशन पॉलिसी और स्पेशल कंसेशन टू हैंडीकैप, जैसे कि ट्रैवलिंग, अगर वो बस, ट्रेन या एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाता है, कम कॉस्ट में, मतलब उनसे ये ट्रैवल करवाया जाएगा। तो प्रायोरिटी इज ऑल्सो गिवन टू डिसेबल्ड पर्सन इन द अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हाउसेज, जो भी गवर्नमेंट हाउसेज रेजिडेंसीज अलॉट होते हैं उसमें भी जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। स्कॉलरशिप फॉर द हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, है ना, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी टू द हायर और द प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, जो भी उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है तो उसमें भी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन एंड द विनर आर अवॉर्डेड प्राइजेस, ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाते हैं हैंडीकैप पर्सन्स के लिए और उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एंड हैंडीकैप पर्सन को पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आफ्टर दैट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन द इंडिया, तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ये किसके लिए है? सोशल वेलफेयर के लिए। इट वॉज क्रिएटेड इन 1964। The Department of Social Work was created in 1964. तो Ministry of Welfare under the central government is responsible for general social welfare. जो Ministry of Welfare है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, Ministry of Welfare वो सोशल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट प्लान इन 1985 में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और कोऑर्डिनेट वेलफेयर सर्विसेज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल वॉलंटरी एजेंसीज, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मर्ज हुई, कोऑर्डिनेट किया इन अगस्त 1953, ठीक है। फिर जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था जो सेंट्रल नेशनल लेवल का था ना, वो कब सेटअप हुआ? 1953 में, टू डिस्ट्रीब्यूट फंड टू द वॉलेंट्री सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका काम क्या था? जो भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज में काम करना चाहती थी उनको फंड प्रोवाइड करना, एंड द एग्जिस्टिंग एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर एंड फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोग्राम एंड कैरिंग आउट द पायलट प्रोजेक्ट, जो भी रिसर्चेस करनी थी उसके लिए भी ये फंड प्रोवाइड करती थी। आफ्टर दैट द रोल ऑफ नर्स का इसमें क्या रोल है? देयर आर सो मेनी सोशल प्रॉब्लम आर देयर इन द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में काफी ज्यादा सोशल प्रॉब्लम है, तो नर्स ऐसे लोगों की प्रॉब्लम समझे, अंडरस्टैंड द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम, है ना, लोगों की प्रॉब्लम समझे, एंड जैसे कि इलिटरेसी है, अनएजुकेटेड पीपल है, तो जब हॉस्पिटल में आते हैं उनको डिजीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो उनकी प्रॉब्लम समझे और उनको उस बारे में वो एजुकेट करे। नर्स गिव हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड देयर फैमिली मेंबर ऑल्सो। सुपरटिशियस बिलीफ, है ना, जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं लोगों के, एटीट्यूड अबाउट देयर हेल्थ, सो द नर्स शुड एक्सप्लेन एंड टीच अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो नर्स उनको बता सकती है कि ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, और उनको एजुकेट कर सकती है और उनको जो गलत एक्टिविटीज हैं उससे वो बाहर निकाल सकती है। पॉवर्टी आल्सो अ सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी भी क्या है? एक सोशल प्रॉब्लम है। तो नर्स जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है वैसे जो पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करे और उनको अच्छे से ट्रीट करे। एंड सो मैनी चिल्ड्रन इन फैमिली विल अफेक्ट माल न्यूट्रिशन, सो नर्स टीच दैम टू फॉलो फैमिली प्लानिंग, है ना। अब कहीं पे क्या है, फैमिली मतलब अर्निंग कम है और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा है, तो ऐसी फैमिलीज को फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। नर्स शुड चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड एल्डरली पर्सन अबाउट देयर सेल्फ, है ना, जो हैंडीकैप्ड है या जो एल्डरली है उनका अपने लिए जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकती है कि वो अपने बारे में गलत ना सोचें, एंड दैट ऑफ द हिज फैमिली, और उनके फैमिली मेंबर का, उनके जो नेबरहुड है उनका भी एटीट्यूड चेंज कर सकती है। थस नर्स कैन हेल्प इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। सोशल चेंज हैज लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है ना वैसे वैसे ज्वाइंट फैमिली भी क्या हो रही है? डिसइंटीग्रेट हो रही है, ब्रेक हो रही है, एंड द न्यूक्लियर फैमिली हैज एमर्ज्ड। तो नर्स शुड understand the society and its problem. This is all about the topic.